गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय संविधान निर्माण के अंतर्गत। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, या भारतीय संविधान को का निर्माण करने में क्या क्या समस्याएं हैं वो सामने आई, और कैसे उन समस्याओं का समाधान किया गया, और किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इन्हीं सभी बातों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। यानी भारत का संविधान भी क्या है, उसको इतना आसानी से वो नहीं बना है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं वो भारत का संविधान बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं के सामने आई। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। तो सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो यही थी कि भारत एक विशाल देश था और भारत के अंदर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग, बहुत सारी जातियों के लोग, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग भारत के अंदर रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी लोगों को ठीक लगे, अच्छा लगे, तो ऐसा संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो सबसे पहली समस्या तो यही थी, भारत के लोग गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। मतलब अभी तक जो भारत के लोग हैं वो गुलाम ही रहे थे, लेकिन अब पहली बार क्या है, एक स्वतंत्र भारत के आज़ाद नागरिक बनने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर जो बंटवारा हमारे देश के अंदर हुआ, उसकी जो पीड़ा है वो झेली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वो हुआ था। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश उसके अंदर से अलग हुए। तो ये जो अनुभव था वो काफ़ी दर्द भरा, दिल दहलाने वाला था, और इसमें कम से कम दोनों तरफ के 10 लाख लोग मारे गए थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी कि जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उन्होंने जो देसी रियासतें थी, यानी जो यहाँ पर राजा थे, उन राजाओं को यह आज़ादी दे दी कि वे भारत में या पाकिस्तान में जिसमें इच्छा हो अपने राज्य को मिला सकते हैं, अपने राज्य का विलय कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। कैसे इन राजाओं को एक भारत देश के रूप में संगठित किया जाए, भारत संघ का निर्माण किया जाए। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश का जो भविष्य है इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। तो संविधान निर्माण का जो रास्ता है वो कैसे तैयार हुआ। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। लाभ क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि जब वहाँ पर संविधान बनाया गया, संविधान निर्माण किया गया, तो वहाँ पर सारी की सारी जो बातें हैं उनके ऊपर सहमति उनको एकदम ही बनानी पड़ी। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं था। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश जो बुनियादी बातें थी उनके ऊपर हमारे नेताओं की जो राष्ट्रीय सहमति है वो बन चुकी थी। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि यह क्या था, बल्कि अपने समाज और राजनीति को बदलने और एक नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही तीखे मतभेद थे। यानी जो लोग थे वो उनके विचार अलग अलग थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। सब लोग ये तय कर चुके थे, सब नेता ये तय कर चुके थे कि आज़ादी मिलने के बाद हमें किस प्रकार का संविधान चाहिए और संविधान के अंदर कौन कौन सी जो बातें हैं वो होनी चाहिए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, एक बैठक हुई 1931 में कराची के अंदर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो उस संविधान से हमें लगभग ये इतना आइडिया हो गया कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि हमारे देश के अंदर 18 या 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उनको वोट देने का अधिकार है। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कोई भी काम धंधा शुरू करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में जाकर के बसने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। समानता कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या आपका आर्थिक आधार पर क्या है, हमारे देश का जो संविधान है वो सभी लोगों क्या मानता है, समान मानता है। तो ये जो विचार हैं ये पहले से ही ये तय थे
और ये तय था कि जब भी हमारे देश का संविधान बनेगा तो इन चीज़ों को महत्व दिया जाएगा या इनको अपने संविधान का जो हिस्सा है वो बनाया जाएगा। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही हमारे कुछ बुनियादी मूल्य है या आधारभूत जो बातें हैं उनके ऊपर हमारे नेताओं की जो सहमति है वो पहले ही बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, उनको जानने समझने का जो मौका है वो हमारे नेताओं को मिला। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, तो हमारे नेताओं को क्या लगा कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे, अपने देश के संविधान में ये प्रावधान रखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है वोट डालने का अधिकार मिले। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था, कानून बनाने वाली संस्था होती है विधायिका, तो वह क्या थी, काफ़ी कमज़ोर थी। तो हमारे देश के लोगों को ये आइडिया मिल गया कि हमें जो विधायिका है वो क्या करनी है, वो मजबूत बनानी है। और 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव करवाए गए। तो प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए, प्रांतों के अंदर असेंबलियों के चुनाव हुए। तो इसमें जो सरकारें बनी वो लोकतांत्रिक नहीं थी, लेकिन हमारे नेताओं को इन विधानसभाओं में जाने और यहाँ पर काम करने का जो अनुभव है उसका लाभ हमारे नेताओं को मिला, क्योंकि इन्हीं भारतीय जो लोग थे इनको अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं इसके अनुरूप ही बनानी थी और चलानी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग 10 का 10 अपना लिया गया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत क्या था कि हमारी जो सरकार है वो 3 स्तर पे होंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना। तो ये जो व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के समय में भी इसी प्रकार थी। तो ऐसे का ऐसे ही क्या है इसको अपना लिया गया हमारे संविधान के अंदर। भारत के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। तो काफ़ी लंबे समय से क्या है चिंतन है, बहस है, वो चलते आ रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, एक सही संविधान बनाने में हमारे नेताओं को मदद मिली। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श हैं, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका की अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई जो समाजवादी क्रांति थी उससे भी भारतीय लोग क्या थे, प्रभावित थे। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे हर सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। उसके बाद देखिए फिर आता है संविधान सभा कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जरूरी जानकारियाँ मिलेंगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। मतलब जिन लोगों ने संविधान को लिखा है, जिन लोगों की सभा ने, उसको संविधान सभा कहते हैं। हमारे देश के अंदर जो संविधान सभा का चुनाव क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यानी जनता ने उनको नहीं चुना जिन लोगों ने संविधान लिखा। हमने क्या किया था, हमने जो प्रांतीय असेंबली के जो चुनाव हुए थे हमने क्या किया था, अपने प्रतिनिधियों को चुना। हमारे प्रतिनिधियों ने क्या किया, संविधान सभा का चुनाव किया। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में। तो संविधान सभा भी क्या है, 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, 299 जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान लिखने का काम पूरा कर लिया, लेकिन हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो एक प्रश्न है यहाँ से आ जाता है कि जो संविधान है वो लिखने का काम 26 नवंबर 1949 को हो चुका था, लेकिन संविधान क्या है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ। क्योंकि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में लाहौर के अंदर, लाहौर अभी पाकिस्तान में है। तो उस 1929 के लाहौर के अधिवेशन के अंदर 2 फैसले लिए गए थे। पहला ये कि अब क्या था, जो कांग्रेस के जो नेता थे उनकी जो मांग थी वो पूर्ण स्वराज, अब उनको पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी उनको चाहिए थी। अब क्या है, उन्होंने कि
अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांग रखी कि अब हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमें क्या है, पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो रखी गई। दूसरा क्या किया गया कि 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी का जो दिन है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। तो इसलिए क्या है, हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया और जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज जो बातें थी वहाँ के सभी सामूहिक समूहों का राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। मतलब दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वो संविधान क्या है, समय के अनुसार सही नहीं रहा। तो इसलिए हमारे संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो संविधान है वो जैसा हमारा संविधान लिखा गया था वो अब भी ऐसे ही मौजूद है। उसके अंदर क्या है, संशोधन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ऐसी कुछ बातें जो समय के अनुसार ठीक नहीं रहती तो उनको समय समय पर उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा है या किसी भी अन्य किताब की तरह एक दस्तावेज ही है, एक कागज़ का टुकड़ा है। कोई भी उस पर का आचरण नहीं करता यानी उसको मानता नहीं है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से लगभग 50 सालों से ज़्यादा की अवधि से में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए कि ये जो संविधान है वो वैध नहीं है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। मतलब ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संविधान को मानने का दूसरा कारण क्या है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतलब जिन लोगों ने, भारत के लोगों ने क्या किया था, प्रांतीय असेंबली के लोगों को चुना था और प्रांतीय असेंबली के लोगों ने संविधान सभा के लोगों को चुना था। तो एक तरीके से जो संविधान सभा के जो लोग हैं वो जनता के द्वारा ही चुने गए थे। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। यानी देश के प्रत्येक कोने का, प्रत्येक राज्य के जो लोग हैं संविधान सभा के अंदर शामिल थे। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे वो अधिक थे, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। मतलब हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और अलग अलग कामों करने वाले पेशों के लोग थे। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, है ना। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही होता जैसा अभी है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। मतलब ऐसा काम किया गया जो सभी को मान्य हो। संविधान क्या हो, सभी को मान्य हो, सभी उसको माने। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जो संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक प्रारूप संविधान है वो बनाया गया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों यानी लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लगभग 114 दिनों तक क्या हुआ, इस संविधान के अलग अलग धाराओं के ऊपर अलग अलग 114 दिन तो क्या हुआ, बहस हुई। हर शब्द, हर बात को रिकॉर्ड किया गया, उसको लिखा गया, संभाल करके रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। एक बुक का जो रूप है इसको दिया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का प्रयोग है वो होता है। अगर संविधान के अंदर किसी प्रकार की किसी बात को लेकर के अगर कोई क्या हो कन्फ्यूज़न हो तो क्या है वो जब हमारी जो संविधान सभा के द्वारा जब संविधान लिखा गया तो उन्होंने
हर एक बहस को रिकॉर्ड किया, उसको लिखा, तो वहाँ से हम क्या है उसको देख सकते हैं। उस रिकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से उसको जाना जाता है, जो 12 मोटे मोटे भागों में उसको प्रकाशित किया गया है। तो हमने आज जाना कि हमारे संविधान का जो निर्माण कार्य है वो किस प्रकार संपन्न हुआ। इसके बाद क्या है हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।